ट्वेल्थ क्लास में क्योंकि मेरी फैमिली बहुत गरीब थी, इसीलिए हर रोज स्कूल की कैंटीन में खाना खाते वक्त मैं सिर्फ एक सब्जी का ऑर्डर देता था, जिसे मैं सफेद चावल और फ्री के सूप के साथ खाता था। मैं उस वक्त बहुत अंडर कॉन्फिडेंट और इंट्रोवर्ट था। मेरा एक भी दोस्त नहीं था, पर एक लड़की खुद चलकर मेरे पास आई और मेरे बगल में बैठ गई। उसने मेरी प्लेट से एक हरी सब्जी उठाई, उसने अपने मुंह में रखा और फिर अपनी प्लेट से स्वीट और सोर पॉर्क रिब्स और ब्रेस्ड पॉर्क मेरी प्लेट में रख दिया। तुम्हारी एक सब्जी खा ली मैंने, ये उसका कंपनसेशन है, मना मत करना। वो मेरी शांत और बोर सी जिंदगी में एक रोशनी की किरण बनकर आई थी। उसने मेरे दिल को रोशन कर दिया। उसी पल से मुझे जिंदगी भर मेहनत करने के लिए एक सही लक्ष्य मिल गया था। मेरा नाम ट्रानवू है। मैं शहर के बाहर एक पुराने से 1 स्टोरी बिल्डिंग में रहता था। मेरे मम्मी पापा मजदूरी करते थे और अपना गुजारा करने के लिए थोड़ी बहुत सब्जियां उगाते थे। मेरी माँ मार्केट में लोगों की सब्जियां छांटने में मदद करती थी। एक दिन का 40 युआन कमाती थी, जबकि मेरे पापा कंस्ट्रक्शन साइट पर बोझ उठाते थे। जिस दिन काम मिलता उस दिन 80 युआन मिलते। जिस दिन काम नहीं होता वो आंगन में बैठकर बस सिगरेट पीते रहते थे, एक के बाद एक। मेरी एक छोटी बहन भी थी जो मुझसे 5 साल छोटी थी। बचपन से ही वो बीमार रहती थी और उसे अस्थमा था। हर मौसम बदलने पर उसकी बीमारी वापस आ जाती थी। आधी रात को खांसते खांसते वो पूरी रात सो नहीं पाती थी। दवा का खर्चा, स्कूल की फीस और लिविंग एक्सपेंसेस पूरी फैमिली पर एक पहाड़ की तरह बोझ थे। कोई भी बीमार पड़ने की हिम्मत नहीं करता था। किसी तरह का एक्स्ट्रा खर्चा करने की हिम्मत नहीं होती थी। 12th क्लास के उस साल मेरे खाने का पैसा फिक्स था। कैंटीन में 3 युआन का वेजिटेरियन डिश, पत्ता गोभी या स्टूड टोफू, आधा युआन चावल के लिए और फ्री का सूप जो बस नाम का सूप था। असल में वो बर्तन धोने के पानी जैसा था। थोड़ा सा नमक और कुछ बचे हुए सब्जी के पत्ते उसमें तैरते रहते थे। भले ही वो फीका था पर गर्म था। उसे पीने से कम पेट की भूख थोड़ी शांत होती थी। हर मील ऐसा ही होता था। मैं कभी अपने क्लासमेट के साथ खाना खाने नहीं गया। हर दोपहर जब छुट्टी की बेल बजती, मैं जानबूझकर देर करता, अपना बैग पैक करने का नाटक करता, किताबें पलटने का नाटक करता, जब तक कि क्लास के सभी लोग चले न जाएं। फिर मैं अकेला स्कूल के ग्राउंड से गुजरता, कैंटीन के सबसे छुपे हुए कोने में जाता। वो जगह कचरा रखने के लिए यूज की जाती थी। वहाँ एक अजीब सी खट्टी बदबू आती थी। वहाँ कोई बैठना नहीं चाहता था, पर मेरे लिए वो बिल्कुल सही जगह थी। मैं वहाँ एक ऐसे साए की तरह छुप जाता जिस पर रोशनी नहीं पड़ सकती थी। मैं सब्जी और चावल को एक साथ मिक्स करता, अपना सिर नीचे करके जल्दी जल्दी खाता। कभी सिर उठाने की हिम्मत नहीं करता, किसी को देखने की हिम्मत नहीं करता, इस डर से कि कहीं किसी को प्लेट में ब्रेस्ड पॉर्क खाते हुए ना देख लूं। स्वीट एंड सोर पॉर्क रिब्स, चिकन ड्रम स्टिक्स। मुझे सबसे ज्यादा इस बात का डर था कि कहीं कोई मेरी प्लेट की गरीबी ना देख ले। ये इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स 1 या 2 दिन में नहीं बना था, बल्कि 10th क्लास से ही था। क्लास मॉनिटर ने पूरी क्लास के स्टडी मटेरियल के पैसे इकट्ठा किए। 50 लोग थे। 49 लोगों ने तुरंत पैसे निकाल कर दे दिए। सिर्फ मैंने कहा कि मैं कल ले आऊंगा। फिर दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, यहाँ तक कि जब मॉनिटर ने मुझसे पूछना बंद कर दिया, मैंने खुद ही लिस्ट से अपना नाम काट दिया। सर्दियों का मौसम था। दूसरे लोग पफर जैकेट्स पहनते थे और मैं वो जैकेट पहनता था जो मेरी माँ ने एक पुराने कॉटन के कोट से ठीक करवा के बनाया था। उसकी आस्तीन थोड़ी छोटी थी, जिससे मेरी कलाइयाँ दिखती थी। मेरे डेस्कमेट ने पूछा, तुम्हें ठंड नहीं लगती क्या? मैंने कहा नहीं, और पूरी क्लास के दौरान अपने हाथ जैकेट के अंदर ही छुपा कर रखे, एक बार भी बाहर नहीं निकाले। हर बार जब टीचर फैमिली बैकग्राउंड फॉर्म भरने को कहती, तो पापा के प्रोफेशन वाले कॉलम में फ्रीलांस लेबरर लिखते वक्त पेन से पेपर के फटने का डर लगता था। मैं सोचता था कि मेरी पूरी जवानी ऐसे ही अंधेरे में गुजर जाएगी, जब तक कि लैम युआन मेरी जिंदगी में नहीं आई। वो क्लास के सबसे होशियार स्टूडेंट थी। पूरे ग्रेड के टॉप 10 में उसका नाम हमेशा रहता था। उसका फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा था। उसके पापा की काउंटी में एक कार रिपेयर शॉप थी और माँ एक प्राइमरी स्कूल टीचर थी। वो दिखने में बहुत शार्प नहीं थी, पर उसके फीचर्स बहुत डेलिकेट थे। जब भी वो मुस्कुराती तो उसके चेहरे पर 2 डिम्पल्स पड़ जाते थे। वो ऐसी लड़की थी जिसे बस एक बार देखने पर ही बहुत अच्छा लगता था। पूरे ग्रेड में हर कोई उसे जानता था, इसीलिए नहीं कि वो बहुत खूबसूरत थी, बल्कि इसीलिए क्योंकि उसके आसपास एक रोशनी थी जो जहाँ भी जाती थी चमकने लगती थी। आंखों को चुभने वाली रोशनी नहीं, बल्कि बहुत वार्म रोशनी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा उसके साथ कोई कनेक्शन बनेगा। हम दोनों अलग अलग दुनिया के थे। वो फर्स्ट रो में बैठती थी और मैं आखिरी रो के कॉर्नर में। ब्रेक टाइम में सभी लोग उसके आसपास पढ़ाई के बारे में पूछने आते थे और मैं बस एक डेस्क पर सर रखकर सोने का नाटक करता रहता था। स्कूल के बाद हमेशा उसे लेने के लिए स्कूल गेट पर कार आती थी और मुझे पैदल चलकर 40 मिनट का रास्ता तय करके शहर के बाहर अपने पुराने घर जाना पड़ता था। उस दोपहर भी कुछ अलग नहीं था। मैं अपनी प्लेट उठाकर
जिसमें सिर्फ वही सस्ती सी सब्जी थी, कैंटीन के सबसे अनजान कोने में चला गया, एक दीवार के सामने बैठा, सबकी तरफ पीठ करके, और अपनी व्हाइट इनामल कप को अपने घुटनों पर रखा। मैंने चॉपस्टिक से पत्ता गोभी का एक टुकड़ा उठाया जो पीला पड़ चुका था और उसको अपने मुंह में रखा। तभी मुझे मेरे ठीक बगल में टेबल पर एक प्लेट रखने की आवाज आई। मैं हैरान होकर मुड़ा। लैम युआन ने अपनी प्लेट नीचे रखी और बहुत नेचुरली मेरे बगल में बैठ गई, जैसे वो किसी आम क्लासमेट के सामने बैठी हो। उसकी प्लेट में स्वीट एंड सोर पॉर्क रिब्स, थोड़ा ब्रेस्ड पॉर्क और श्रेडेड पोटैटोज थे, और साथ में एक बाउल सीवीड एग सूप भी था। उसने मेरी तरफ नहीं देखा, अपनी चॉपस्टिक से मेरी प्लेट से एक हरी सब्जी का टुकड़ा उठाया, बहुत कैजुअली अपने मुंह में डाला और चबाने लगी। तुम्हारी एक हरी सब्जी खा ली, इसे कंपनसेशन समझ लो, मना मत करना। उसने अपनी प्लेट से एक स्वीट एंड सोर पॉर्क रिब और ब्रेस्ड पॉर्क उठाकर मेरी प्लेट में डाल दिया। एक टुकड़ा, 2 टुकड़े, 3 टुकड़े रेड ब्राउन सॉस से भरे हुए स्वीट एंड सोर पॉर्क रिब्स। सफेद चावल पर उनका गहरा रंग फैल गया। ब्रेस्ड पॉर्क को स्क्वायर पीसेस में काटा गया था। लीन मीट और फैट एक साथ मिक्स थे, जिससे मीट और सोया सॉस की बहुत अच्छी महक आ रही थी। उस पल कैंटीन की खिड़की से धूप ठीक हम दोनों पर पड़ रही थी। रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी, उसके डिम्पल्स साफ दिख रहे थे। उसकी चमकती आंखों में एक रोशनी थी जिसने मेरी अंधेरी जवानी को चमका दिया और उसे बहुत वार्म बना दिया। मैं अपना सर झुकाए हुए अपनी प्लेट में उन मीट के टुकड़ों को घूरता रहा। मेरी आंखों में आंसू भर आए थे, बस सूप के बाउल में गिरने ही वाले थे। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने गले के डर को काबू किया और उस दुख को अपने अंदर ही निगल लिया। इतने सालों में किसी ने इस तरह मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट की हिफाजत नहीं की थी। उसके जैसा कोई नहीं था जिसने अपनी इस छोटी सी हरकत में इतनी नरमी छुपा रखी हो। उसने एक बार भी नहीं पूछा कि तुम्हारा घर बहुत गरीब है, ना ही उसने ये कहा कि ये मेरी तरफ से ट्रीट है। उसने तो बस मेरे पास से एक सब्जी उठाई और बहुत नेचुरली अपना मीट मेरी तरफ खिसका दिया, जैसे कि ये कोई फेयर ट्रेड हो। वो 2 स्वीट एंड सोर पॉर्क रिब्स, वो एक ब्रेस्ड पॉर्क का टुकड़ा, वो एक हरी सब्जी जो उसने मेरी प्लेट से उठाई थी। ये पल मेरी जिंदगी का एक लौता जुनून बन गया। उसी रात जब मैं घर वापस गया तो मैं अपनी उस लड़के की बेड पर लेटा, लकड़ी के बेड पे लेटा था जो थोड़ा सा हिलने पर भी आवाज करती। छत पर बने उस दाग धब्बों को देखते हुए मेरे दिमाग में बार बार कैंटीन का वो मंजर घूम रहा था। उसकी मुस्कुराहट, वो तरीका जिससे उसने अपनी चॉपस्टिक से हरी सब्जी उठाई थी, और उसकी बेफिक्री भरी आवाज जब वो बात कर रही थी। मुझे बस किसी भी हाल में बेस्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना था। मुझे लाइफ में सबसे सक्सेसफुल बनना था। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब मैं उसके सामने हक से खड़ा हो सकूंगा। मुझे अब और किसी कोने में बैठकर सूखी सब्जी नहीं खानी पड़ेगी। मुझे इस तरह झुककर जीने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसी वक्त से मैं दिन रात पढ़ाई में लग गया। सुबह 5 बजे उठता था और 6 बजे क्लास में होता था। रात को 11 बजे लाइट बंद होने के बाद मैं ब्लैंकेट के अंदर फ्लैशलाइट ऑन करके पेपर सॉल्व करता था। मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश, एक के बाद एक बुक। पेन की इंक खत्म हो जाती थी पर मैं उसे फेंकना नहीं चाहता था। मैं रफ पेपर पर लाइन खींचा करता था, तब तक खींचा करता था जब तक उसमें से बिल्कुल भी इंक ना निकले। जब जाकर नया पेन लेता था। मैंने अपने सारे इमोशंस को अपने दिल के एक कोने में दबा दिया और सारी एंटरटेनमेंट की चीजें छोड़ दी। ब्रेक के टाइम में जब मेरे दोस्त मूवीज, गॉसिप्स के बारे में बात करते थे या वीकेंड पर साइबर कैफे जाने का प्लान बनाते थे, मैं अपना सर डेस्क पर रखकर अपने पुराने MP3 प्लेयर जो मैंने सेकंड हैंड मार्केट से खरीदा था, उसमें ईयरफोन्स लगाकर सिर्फ इंग्लिश लिसनिंग एक्सरसाइजेस सुना करता था। मैंने लाम युआन से एक शब्द भी ज्यादा कहने की हिम्मत नहीं की। ऐसा नहीं था कि मैं नहीं चाहता था कि उससे बात करूं, बल्कि मैं डरता था। मुझे डर था कि मेरी गरीबी उसकी खूबसूरती के आगे कुछ नहीं है। मुझे डर था कि अगर मैंने एक लफ्ज भी और कहा तो मेरी कमी, मेरी गरीबी, मेरा बुरा हाल सब कुछ सामने आ जाएगा। मुझे डर था कि उसे पता चल जाएगा कि मैं एक अच्छी सी स्टडी मटेरियल की बुक भी नहीं खरीद सकता। डर था कि उसे पता लग जाएगा कि हर रात सेल्फ स्टडी क्लास खत्म होने के बाद मैं स्कूल गेट के पीछे वाले डस्टबिन से प्लास्टिक की बोतलें चुन कर बेचने जाता हूँ ताकि कुछ पैसे कमा सकूं। मैं बस अपना पूरा ध्यान सिर्फ पढ़ाई में लगा सकता था। खुद को टेस्ट पेपर्स के समुद्र में डुबा दिया अपने मार्क्स से खुद को साबित करने के लिए। जब 12th क्लास का सेकंड सेमेस्टर का मॉक टेस्ट हुआ तो मैं पूरे ग्रेड में 3rd आया। मेरे होम रूम टीचर मिस्टर लाय ने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया, दरवाजा बंद किया और अपनी डेस्क के पीछे बैठ गए। ट्रान वू, इस बार तुम्हारे मार्क्स काफी अच्छे आए हैं। मैं तुमसे साफ साफ कुछ बातें करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी फैमिली की हालत जानता हूँ। तुम्हारे पापा कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी करते हैं, माँ मार्केट में काम करती है और तुम्हारी बहन की तबीयत भी ठीक नहीं रहती। अगर तुम यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम में टॉप भी कर लो तो तुम्हारी यूनिवर्सिटी की फीस और लिविंग एक्सपेंसेस का खर्चा तुम्हारी फैमिली उठा पाएगी। मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि तुम प्रोविंस की किसी नॉर्मल टीचर्स यूनिवर्सिटी में अप्लाई करो। फीस कम है और अलाउंस भी मिलता है। ग्रेजुएशन
के बाद तुम्हें वापस अपने ही काउंटी में पढ़ने के लिए भेज दिया जाएगा। एक स्टेबल जॉब मिलेगी। बड़े सपने मत देखो। प्रोजेक्ट 985 और 211 यूनिवर्सिटीज के पीछे भागने का क्या फायदा? अगर तुम पास भी हो गए तो भी तुम्हारे पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं होंगे। मैंने उनकी बात का विरोध नहीं किया। मैंने ये नहीं कहा कि मैं पास हो सकता हूँ या मेरे पास पैसे हैं। मैंने एक शब्द भी नहीं बोला। मैं बस 3 सेकंड तक वहाँ खड़ा रहा, फिर मुड़ा और ऑफिस से बाहर निकल गया। कॉरिडोर में सन्नाटा था, वहाँ कोई नहीं था। दोपहर की रोशनी खिड़की से आ रही थी और जमीन पर चमकती हुई रोशनी छोड़ रही थी। मैं सीढ़ियों के पास गया, वहाँ बैठ गया और अपना चेहरा अपने घुटनों में छुपा लिया। मैं रोया नहीं। बस काफी देर तक मैं वहाँ पर वैसे ही बैठा रहा। उस रात जब मैं घर पहुंचा, माँ आंगन में सब्जियां धो रही थी। नल से ठंडा बर्फ जैसा पानी बह रहा था। पानी की वजह से उनके हाथ लाल हो गए थे और उनके फिंगर्स के जॉइंट्स फटी हुई थी। पापा दरवाजे के फ्रेम पर बैठकर सिगरेट पी रहे थे। वो सिगरेट थी जो लोग अक्सर फेंक देते थे। वो उन्हें उठा लेते, खोलते और टोबैको को पेपर में लपेट लेते थे। बहन घर में एक चेयर पर बैठी होमवर्क कर रही थी। बीच बीच में खांस रही थी। उसके गले से एक अजीब सी आवाज आ रही थी, जैसे कोई फटी आवाज। माँ बोली, तुम आ गए, खाना खाया क्या? बर्तनों में राइस बॉल रखी है। तभी मैंने अपने मुंह से अल्फाज निकाले, मैं शंघाई जियाओटोंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, दे दो बेटा एग्जाम। अगर तुम पास हो गए तो हम सब कुछ बेच कर भी तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा उठाएंगे। कल मैं तुम्हारे सेकंड अंकल के घर जाऊंगा, शायद कुछ पैसे उधार मिल जाए। डैड के ये कहने के बाद कमरे में वापस आकर मैंने अपनी डेस्क लाइट ऑन की और अपना फिजिक्स का पेपर खोला। डेस्क के कोने पर एक पेपर चिपका हुआ था जो मैंने खुद लिखा था। हैंडराइटिंग अच्छी नहीं थी पर उसमें जज्बा था। 628 मार्क्स, शंघाई जियाओटोंग यूनिवर्सिटी। ये पिछले साल के स्टूडेंट्स का कट ऑफ स्कोर था। मैंने ये नंबर उस पेपर पर लिखा था। उस पेपर को बिल्कुल अपनी आंखों के सामने लगाया था ताकि जब भी मैं अपना सर उठाऊं तो उसे देख सकूं, क्वेश्चन सॉल्व कर सकूं, फॉर्मूलाज याद कर सकूं। क्लास और घर के बीच के रास्तों को मैंने सीधा और साफ कर लिया था, बस आना और जाना। मेरी नींद घटकर सिर्फ 4 घंटे रह गई थी। खाना खाने में मैं बस 5 मिनट लगाता था। स्कूल एग्जाम से एक हफ्ते पहले स्कूल ने सेल्फ स्टडी के लिए छुट्टी दे दी। मैंने खुद को अपने उस पुराने से घर में बंद कर लिया जहाँ सर्दियों में बहुत ठंड होती थी और गर्मियों में बहुत गर्मी। पूरी टेबल पेपर्स और रेफरेंस बुक से भरी थी। माँ मुझे डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। वो बस खाना मेरे दरवाजे के बाहर रख देती, दरवाजा खटखटाती और वहां से चली जाती। जब भी मेरी बहन को खांसी आती वो अपना मुंह बंद करके आंगन में चली जाती थी खांसने के लिए, ताकि मैं डिस्टर्ब ना हूँ। एग्जाम के उन दिनों में हमारी काउंटी का मौसम थोड़ा ग्लूमी और ग्रे था। ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी गर्म ओवन में बंद हैं। मैं एग्जाम हॉल में बैठा था। मेरी हथेलियां पसीने से भीगी हुई थी और पेन फिसल रहा था। पहली सुबह राइटिंग ऐसे का एग्जाम था। मैंने एक लड़के के बारे में लिखा, एक ऐसी स्टोरी जो कीचड़ में पनप कर उभरती है। आधी लिखने के बाद मुझे उस कैंटीन के कोने में आने वाली रोशनी की याद आई। मुझे वो 2 स्वीट एंड सोर पॉक रिब्स की याद आई। मेरा पेन थोड़ा रुक गया और इंक का एक छोटा सा धब्बा पेपर पर फैल गया। आखिरी एग्जाम की एंडिंग बेल बजी। एग्जाम रूम से बाहर निकलते वक्त मैं खुशी से चिल्लाया नहीं। मुझे कोई सुकून भी महसूस नहीं हुआ। बस अपने जेब में पड़े उस क्रम्पल्ड एग्जाम टिकट को कस के पकड़ा, आसमान की तरफ देखा और फिर भीड़ को चीरते हुए दीवारों के सहारे चलते हुए अपने उस छोटे से कस्बे की तरफ चल पड़ा। रिजल्ट की रात मैंने अपने पड़ोसी का कंप्यूटर मांगा। इंटरनेट सिग्नल अच्छा नहीं था। मैंने कई बार रिलोड किया पर पेज खुल नहीं रहा था। मैं आंगन में उखड़ा हुआ बैठा था। मेरे हाथ कांप रहे थे। जब मैंने अपना रोल नंबर टाइप किया, स्क्रीन पर सर्कल लगभग 10 सेकंड तक घूमता रहा और फिर स्कोर आया 628 मार्क्स। मैं उस नंबर को काफी देर तक देखता रहा। फिर मैं अपने टूटे हुए आंगन में वहीं बैठ गया और आधे घंटे तक रोता रहा। मैं जोर जोर से रो नहीं रहा था, बस ये ऐसा था जैसे किसी ने इतने सालों के फीलिंग्स के बांध को तोड़ दिया हो। मेरे कंधे जोर से हिल रहे थे, गले से रोने की आवाज आ रही थी। मेरे आंसू मिट्टी में गिरकर एब्जॉर्ब हो रहे थे। माँ भागते हुए घर से बाहर आई, पैनिक और घबराहट में। उन्हें लगा कि मैं फेल हो गया हूँ। मैंने उन्हें अपना मोबाइल फोन दिखाया। माँ उसको काफी देर तक देखती रही और फिर अपने चेहरे को हाथों में छुपाकर वो भी रोने लगी। पापा दरवाजे पर ही खड़े थे, पास नहीं आए। वो भी शांति से मुड़ गए और उनके कंधे धीरे धीरे कांप रहे थे। शंघाई जियाओटोंग यूनिवर्सिटी से एडमिशन लेटर आ चुका था। उस दिन ऐसा लगा जैसे हमारा पूरा गांव हिल गया हो। मैं पिछले 10 सालों में अपने गांव का एक हाई स्कूल का अकेला स्टूडेंट था जिसे इस टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला था। मेरे होमरूम टीचर मिस्टर लाए स्टेज पर खड़े थे। मेरे एडमिशन लेटर को हवा में
लहराकर दिखा रहे थे। उनके चेहरे की खुशी छिपाए नहीं छुप रही थी। उन्होंने पूरी क्लास से कहा, तुम सबको ट्रानवू से सीखना चाहिए। कितनी मुसीबतों का सामना करके उसने ये मुकाम पाया है। ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। मैं वहीं अपनी जगह पर बैठा टीचर की खुशी को देखता रहा। मैंने कुछ नहीं कहा। मेरे फैमिली के पास ट्यूशन की फीस भरने के पैसे नहीं थे। विलेज कमेटी ने मेरे स्टूडेंट लोन अप्लाई करने में हेल्प की और उन्होंने विलेजर्स से थोड़े पैसे फंड भी करवाए। मेरी माँ ने 2 मुर्गियां बेच दी जिनको उसने 6 महीनों से बड़ा किया था। मेरे दादाजी के आंगन में जो एप्पल का पेड़ था जो पिछले 10 सालों से वहां था, उसको भी काट कर एक कारपेंटर को बेच दिया गया। यहाँ वहां से पैसे इकट्ठा करके आखिरकार मेरे पहले सेमेस्टर की फीस और आने जाने का खर्चा निकल आया। जिस दिन मुझे जाना था उस दिन मेरी माँ ने पुराने क्लोथ बैग में 20 उबले हुए अंडे, एक जार में पिकल्स और कुछ ड्राई स्टीम्ड बन्स पैक किए थे। मेरे पापा मुझे ड्रॉप करने नहीं आए। वो बोले उनको कंस्ट्रक्शन साइट पर काम है, इसलिए सुबह ही निकल गए। मुझे मालूम था वो मुझे विदा नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उनको डर था कि अगर उन्होंने ऐसा करा तो वो रोते। मेरी बहन ने मेरे सीने से चिपक कर खूब रोना शुरू किया, जिससे उसे एक बार फिर अस्थमा का अटैक आ गया। माँ ने उससे फौरन मुझसे दूर किया। मैंने एक बहुत छोटा सा बैग पैक किया जिसमें सिर्फ एक बेसिक सामान था। मैं सिर्फ कुछ 100 युआन पॉकेट मनी अपने साथ लेकर एक लॉन्ग डिस्टेंस बस पर बैठा शंघाई के लिए, और फिर मैंने ट्रेन बदली। अगले 23 घंटों तक मैंने एक ट्रेन में हार्ड सीट पर बैठकर शंघाई तक ट्रैवल किया। उस भीड़ भाड़ और गंदे कंपार्टमेंट में इंस्टेंट नूडल्स, पसीने और सिगरेट्स की अजीब स्मेल आ रही थी। मैंने ट्रेन की खिड़की के सहारे अपना सर रख लिया और अपनी आंखों को बाहर के नजारों पे टिकाए रखा। मैदान, गांव, छोटे घर और पहाड़ियां मेरे पीछे छूट रहे थे। जिस पल ट्रेन चली मेरे माइंड में सिर्फ एक ही थॉट आ रही थी, ट्रानवू, तुझे किसी भी तरह सक्सेसफुल बनना है, और किसी चीज के लिए नहीं, पर इसीलिए क्योंकि 12th क्लास में उस लड़की ने तुम्हें 2 रिब्स दिए थे बिना किसी भेदभाव किए, उसकी उस नरमी के लिए, ताकि फ्यूचर में एक दिन तुम उनके आगे बिना आंखें झुकाए, बिना बचे हुए, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ सको और खुद को कम ना समझो। मैंने मुड़कर पीछे नहीं देखा। मैं अपनी जवानी की सारी यादें भूल जाना चाहता था। यूनिवर्सिटी स्टार्ट करने के बाद मैंने लाम युआन को कभी कांटेक्ट नहीं किया, लेकिन मुझे मालूम था कि वो भी शंघाई के ईस्ट चाइना नॉर्मल यूनिवर्सिटी में एडमिटेड थी, जहां मेरी यूनिवर्सिटी शंघाई जियाओटोंग यूनिवर्सिटी के जस्ट चंद सबवे स्टॉप से दूर थी। एक फेलो विलेजर्स गैदरिंग में किसी ने उसका नाम मेंशन किया। मैंने अपना वाइन का गिलास होल्ड किया हुआ था। मेरी उंगलियां जकड़ सी गई और मेरे चेहरे पर कोई भी इमोशन नहीं थे। मैं उससे मिलने इसीलिए नहीं गया क्योंकि ये नहीं कि मुझे उसकी याद नहीं आती, बल्कि इसीलिए कि मुझे डर लगता था। मुझे अपनी हालात बहुत अच्छे से पता था। मैं सिर्फ एक गरीब स्टूडेंट था, ट्यूशन फी के लिए लोन लिया हुआ था और गुजारे के लिए पार्ट टाइम जॉब कर रहा था। मेरे पास एक अच्छी मील तक का इंतजाम नहीं था उसे ऑफर करने के लिए। उसकी जगह अपनी खराब हालत दिखाने के मुकाबले मुझे वेट करना ज्यादा बेहतर लगा कि मैं सच में अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊं और अपने आप को काबिल बनते हुए जब मैं इस लायक बन जाऊं कि उसके साथ खड़ा हो सकूं, तब उसे ढूंढने जाऊं। कॉलेज के 4 साल मैं एक रात भी ठीक से नहीं सोया। सुबह क्लासेस, इवनिंग में पार्ट टाइम, सबवे एंट्रेंस पर खड़े होकर फ्लायर्स डिस्ट्रीब्यूट करना, रंग बिरंगे एडवर्टीजमेंट फ्लायर्स को चलते हुए आम लोगों के हाथों में देना जो जल्दी में होते थे। लोग मुझे धक्का दे देते थे, इग्नोर करते थे या फ्लायर्स को डायरेक्टली मेरे ही सामने डस्टबिन में फेंक देते थे। मैंने एक पुरानी साइकिल पर ट्यूटर का काम भी किया जो मैंने किसी सीनियर से खरीदी थी जो ग्रेजुएट हो चुका था। पूरा शंघाई क्रॉस करके अमीर जादू के बच्चों को मैथ्स और फिजिक्स पढ़ानी होती थी। उनके रहने के कमरे मेरी जगह से बड़े थे। क्रिस्टल शैंडलियर्स इतना चमक रहा था कि आंखें चौंधिया जाएं। उस बच्चे की माँ उसके पास एप्पल छिल के बैठी थी। छिलने के बाद खुद ही खा लिया। मुझे एक बार पानी तक के लिए नहीं पूछा। रात 8 बजे से लेकर अगले दिन सुबह 4 बजे तक लॉजिस्टिक चेन में एक लेबर की तरह भारी बॉक्सेस उठाता था। वो भारी बॉक्सेस मेरे कंधों पर दबाव डालते। मेरी रीढ़ की हड्डी दर्द के मारे आवाज करती थी। सुबह सुबह काम खत्म होते ही मैं पसीने से पूरा भीग गया था और ये समझ नहीं आ रहा था कि वो मेरा पसीना है या रात की ठंड से जमा हुआ पानी। बाद में मैंने कोडिंग सीख ली। मैंने छोटी कंपनीज के लिए आउटसोर्स किए हुए प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट किया और सॉफ्टवेयर बनाया। रात के 11 बजे मेरे डॉर्म रूम की लाइट्स चली जाती थी। तब मैं अपना लैपटॉप उठाकर ठीक कॉलेज के पास एक 24/7 कन्वीनियंस स्टोर में सबसे सस्ती मिनरल वाटर खरीदता था। फिर सीट लेकर वहीं ठीक ग्लास डोर के पास उनका फ्री वाईफाई यूज करके अपनी पूरी सुबह तक कंप्यूटर पर कोड करता था। वहाँ की एक स्टाफ थी जिसने पोनी टेल बांध रखी थी। जब उसके नाइट शिफ्ट्स लगते थे
वो मुझे चुपके से ओडिन का एक पेपर कप दे देती थी ताकि मैं उसमें गर्म पानी पी सकूं। मैंने कभी किसी से दोस्ती नहीं की, ना कभी किसी से प्यार किया। मेरे दिमाग में बस 2 ही शब्द थे, कामयाबी। जब लोग मजे ले रहे थे अपनी जवानी के टाइम में, क्लब्स ज्वाइन करते थे, डेट पे जाते थे, ट्रैवल करते थे, पार्टी करते थे, तब मैं इस कंक्रीट के जंगल में स्ट्रगल कर रहा था। दूसरे लोग मजे कर रहे थे अपनी लाइफ में, अपनी जवानी बर्बाद कर रहे थे, और मैं लाइब्रेरी और पार्ट टाइम जॉब्स के बीच भाग दौड़ में था, अपने हर एक मिनट को पैसे में बदल रहा था। मेरी आंखों में, मेरे दिल में सिर्फ फ्यूचर के रास्ते थे, और वो उस चांद की परछाई थी जो मेरे दिल के सबसे अंधेरे कोने में छुपी हुई थी, लैम युआन। मुझे पता था कि जब मैं खुद ताकतवर बनूंगा तभी मैं उससे अच्छाई को डिजर्व कर पाऊंगा और उसे एक स्टेबल फ्यूचर दे सकूंगा। मेरी यूनिवर्सिटी के 4थे साल की सर्दियों में शंघाई में बहुत ज्यादा बर्फ पड़ी, जो कि बहुत रेयर था। मैं बाहर कन्वीनियंस स्टोर्स के सामने येलो स्ट्रीट लाइट में वो बर्फ देख रहा था, वो जमीन पर गिरती हुई और पानी बनती हुई बर्फ। मेरे हाथों में 3000 युआन थे जो मुझे एक प्रोजेक्ट पूरा करने के बाद मिले थे। फाइनली मेरा बैंक बैलेंस 5 डिजिट्स क्रॉस कर चुका था। मैंने आसमान की तरफ देखा, बर्फ मेरे चेहरे पर ठंडी ठंडी गिर रही थी। मैंने आसमान में धीमी आवाज में 2 शब्द कहे, बस थोड़ा टाइम। मेरे कॉलेज खत्म होते ही मैंने बड़ी कॉर्पोरेट कंपनीज के जॉब ऑफर्स को ठुकरा दिया। ऐसा नहीं था कि मैं वहां काम नहीं करना चाहता था, बल्कि इसीलिए क्योंकि मैं नहीं कर सकता था। एक बड़ी कंपनी का मतलब था स्टेबिलिटी, इसका मतलब था स्टेप बाय स्टेप प्रमोशन, हर महीने फिक्स सैलरी, ईयर एंड बोनसेस और बेनिफिट्स। पर इसका यह भी मतलब था कि मैं हमेशा से एक छोटा सा पुरसा बनकर रह जाऊंगा। इसका मतलब था कि मैं हमेशा रियल एस्टेट की बढ़ती कीमतों को कभी कैच अप नहीं कर पाऊंगा, और मैं लैम युआन को कभी ऐसा फ्यूचर नहीं दे पाऊंगा जिसमें उसे अपने सर ना झुकाना पड़े। इसीलिए मैंने पार्ट टाइम जॉब से बचाए हुए हजारों युआन निकाल लिए, उसमें अपनी फ्रीलांसिंग के बचे पैसे मिलाकर और टेक फॉर्म्स के कुछ दोस्तों के साथ मिलकर एक कंपनी रजिस्टर कर ली। कंपनी बस कहने के लिए थी, असल में वो शंघाई के बाहर एक पुराने रेजिडेंशियल एरिया में एक बेसमेंट था जो बस 10 स्क्वायर मीटर का था। गर्मियों में वो किसी तंदूर की तरह था जिसमें कोई एसी नहीं था, बस एक पुराना पेरिस्टल फैन था जो सेकेंड हैंड मार्केट से लाए थे। वो बस गुनगुनाता रहता था और सारी गर्म हवा फेंकता था, कुत्ता कहीं का। सर्दियों में ठंड हड्डियों तक जाती, हीटिंग सिस्टम पाइप्स खराब हो चुके थे और ठीक नहीं हुए थे। हम लोग अपनी थिक मिलिट्री जैकेट्स पहनकर कंप्यूटर के सामने बैठ कर काम करते थे। हमारी उंगलियां ठंड से जम जाती थी। हर थोड़ी देर बाद हमें रुक कर अपने हाथों को रब करना पड़ता था। खाने में बस इंस्टेंट नूडल्स और स्टीम्ड बंस थे। ये सबसे सस्ते नूडल्स थे, सिर्फ कुछ सेंट्स का एक पैकेट। मसाले को एक सेरेमिक मग में डालकर गर्म पानी डालते और एक मील तैयार हो जाता। मार्केट से लाए 5 सेंट के स्टीम्ड बंस 2 दिन बाद पत्थर जैसे सख्त हो जाते थे। उन्हें तोड़कर नूडल्स के सूप में गर्म होने तक डुबोकर रखना पड़ता था, तब जाकर निकलने लायक बनते। हर दिन मैंने सिर्फ 3 से 4 घंटे ही नींद ली, सिर्फ 3-4 घंटे ही सोता था। कोडिंग करना, प्लान्स चेक करना, मीटिंग्स में जाना और कोलैबोरेशन की बात करना। पहली बार जब मैं डील की मीटिंग में गया तो मैंने कॉलेज के वक्त की एक शर्ट पहनी हुई थी जिसके कफ्स के बटन टूट चुके थे। मैंने वहां सेफ्टी पिन लगाकर उसे ठीक किया। कस्टमर एक छोटी सी बिल्डिंग मटेरियल्स की कंपनी का बॉस था जिसका लास्ट नेम चू था। एज 40 से ऊपर थी। उसके गले में सोने की एक मोटी चेन थी। लेदर चेयर पर टांगे क्रॉस करके बैठा था। उसने मेरा प्रपोजल देखा और टेबल पर वापस फेंक दिया। बस यही है, तुम जैसे नए ग्रेजुएट्स को मैंने बहुत देखा है। आंखें आसमान पर, हाथ काम में जीरो। बातें बड़ी बड़ी करते हैं पर आउटपुट कचरा होता है। मैं उसकी टेबल के सामने खड़ा रहा, अपने हाथ कसकर पकड़े। प्रेसिडेंट चू, मुझे एक मौका दीजिए, मैं पहला वर्जन आपके लिए फ्री में बनाऊंगा। अगर आप सेटिस्फाई नहीं हुए तो 1 पैसा मत देना। बॉस चू ने मुझे कुछ सेकंड्स देखा और फिर हंसकर अपना हाथ हिलाया। ठीक है, ट्राई करते हैं। वैसे भी इसमें मेरा कोई पैसा तो नहीं लग रहा। मैंने बो किया और उसके ऑफिस से बाहर चला गया। कॉरिडोर में मैंने अपने दांत पीसे। उस ऑर्डर के लिए मैंने 3 रातों तक अपनी नींद गंवाई। मैं सोया तक नहीं। मैंने प्रपोजल को 7 बार रिवाइज किया, हर बार स्क्रैच से शुरू किया। चौथे दिन की सुबह मैंने आखिरी वर्जन भेजा और कंप्यूटर के आगे ही सो गया। 2 घंटे बाद फोन की वाइब्रेशन से मेरी आंख खुली। बॉस चू का एक मैसेज आया था जिसमें बस एक वर्ड था, ओके। जब पहली पेमेंट का अमाउंट अकाउंट में ट्रांसफर किया गया तब हम सब भाई बेसमेंट में बैठे रहे और किसी ने बात नहीं की। 8000 युआन, यहाँ से रेंट, बिजली का बिल और इक्विपमेंट्स का इंस्टॉलमेंट काट कर सिर्फ 3000 बच गए थे। पर यह पहली बार था जब हमने खुद पर भरोसा किया था और अपने दम पर पैसे कमाए थे। सबसे बुरा वक्त कंपनी खुलने के 8 महीने बाद का था।
हमें एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला था जिसमें हमें 30% एडवांस मिल गया था और बाकी का 70% हैंडओवर और एक्सेप्टेंस के बाद मिलने वाला था। हमने दिन रात 2 महीने तक काम करके फाइनली सिस्टम बिल्ड कर लिया। टेस्टिंग भी हो गई थी, बस हैंडओवर करना बाकी था। फिर मेरा पार्टनर ट्रोंग लॉय मेरे पास आया। ट्रोंग लॉय मेरा टेक्निकल पार्टनर था और आधी कोडिंग उसने की थी। हम एक टेक फॉर्म पे मिले थे, हमारी अच्छी दोस्ती हो गई थी, इसीलिए उसने हैंगजाओ में अपनी जॉब छोड़ दी और मेरे साथ स्टार्टअप करने शंघाई आ गया। मैं उसको हमेशा अपना भाई मानता था, लेकिन उस रात वो मुझे बेसमेंट के बाहर सीढ़ियों पर ले गया। ट्रानवो, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। मैंने सिगरेट ले ली पर जलाई नहीं। उसने सिगरेट जलाकर कश लिया और स्ट्रीट लाइट में धुआं उड़ाया। मिनसांग ने मुझे कांटेक्ट किया है। वो चाहते हैं मैं सोर्स कोड के साथ उनके पास चला जाऊं। सैलरी इस अमाउंट में थी। उसने एक नंबर इशारे से बताया और वो मुझे 5% शेयर का ऑप्शन दे रहे हैं। मैं उसकी तरफ देखता रहा और कुछ नहीं बोला। मिनसांग हमारा सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर था जो हमसे 2 साल पहले शुरू हुआ था। उन्हें सीरीज ए फंडिंग मिल चुकी थी और शंघाई की इंटरनेट मार्केट में उसका नाम था। वो ट्रोंग लॉय को बहुत क्लियर रीजन से ले जा रहा था। उन्हें हमारा सोर्स कोड चाहिए था और वो चाहते थे कि हमारी बढ़ती हुई ये छोटी सी कंपनी बर्बाद हो जाए। मैंने पूछा, तो तुम्हारा क्या ख्याल है? ट्रोंग लॉय ने अपनी सिगरेट की राख झाड़ी, मेरी तरफ नहीं देखा। ट्रानवो, हम लगभग 2 साल से एक दूसरे को जानते हैं। मैं तुम्हें अपना भाई मानता हूँ, पर भाई भाई है और जिंदगी तो आगे बढ़ती है। मेरे मम्मी पापा अभी भी गांव में उस घर का लोन चुका रहे हैं। मुझे भी तो शादी करनी है। जो उसने ऑफर दिया है मैं उसे इनकार नहीं कर सकता। वो थोड़ा रुका, और सच कहूँ तो इस प्रोजेक्ट को हैंडओवर करने के बाद हमारा क्या होगा किसी को नहीं पता। अगला ऑर्डर कहाँ से आएगा कुछ नहीं पता। यहाँ अपना वक्त बर्बाद करने के बजाय तुम कब जा रहे हो? मैंने उसकी बात काटी। ट्रोंग लॉय कुछ सेकंड तक चुप रहा। उसने मुझे जवाब दिया, अगले हफ्ते। मैंने उससे पूछा, सोर्स कोड का क्या? उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने मुड़कर बेसमेंट की उस छोटी सी खिड़की की तरफ देखा। अंदर से पीली रोशनी आ रही थी। 2 और को-फाउंडर्स अभी भी अंदर कोडिंग कर रहे थे। कीबोर्ड की टाइपिंग की आवाज लगातार आ रही थी और कूलिंग फैन की आवाज उसके साथ मिक्स हो रही थी। ट्रोंग लॉय, मैंने उसका नाम पुकारा। मेरी आवाज बहुत शांत थी। हाँ, ये सच है कि कोर सोर्स कोड तुमने लिखा है, पर सिस्टम का आर्किटेक्चर मैंने बनाया है। बेसिक लॉजिक भी मैंने डिजाइन किया है। हर एक एपीआई, हर मॉड्यूल को लिंक करने का तरीका, ये सब मेरा फैसला था। तुम उस सोर्स कोड को ले जा सकते हो, पर मैं तुम्हें एक बात की गारंटी देता हूँ। जब तुम मिनसांग के पास जाओगे तो अगले 3 महीने तक तुम एक लाइन भी नई कोड ढंग से नहीं लिख पाओगे। ट्रोंग लॉय का चेहरा बदल गया। इसीलिए नहीं कि मेरी बातें कड़वी थी, बल्कि इसीलिए क्योंकि वो जानता था कि मैं सच कह रहा हूँ। उस आर्किटेक्चर का कोड डिजाइन कॉन्सेप्ट पूरा मेरे दिमाग में था। मेरे बिना ये सारा कोड बस ऐसे लेगो ब्लॉक्स थे जिनकी कोई आत्मा नहीं थी। उन्हें जोड़ा जा सकता था पर ठीक नहीं किया जा सकता था। जल्दी ही वो आउटडेटेड हो जाएंगे। उसने मुझसे पूछा, तुम क्या चाहते हो? मैंने कहा, सोर्स कोड यहीं छोड़ दो, तुम जा सकते हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। उसने मुझे घूरा। उसकी उंगलियों के बीच दबी सिगरेट काफी जल चुकी थी। वो उसकी राख झाड़ना भी भूल गया। उसने कहा, अगर मैं ना छोड़ू तो? मैंने उस सवाल का जवाब नहीं दिया, बस अपनी जेब में हाथ डाला और फोन निकाला और एक ऑडियो फाइल खोली। उसमें हमारी 3 हफ्ते पहले वाली मीटिंग की रिकॉर्डिंग थी। ट्रोंग लॉय ने उस मीटिंग में सजेस्ट किया था कि हमें कोर सोर्स कोड को अलग से उसके पर्सनल सर्वर पर बैकअप कर लेना चाहिए। रीजन उसने सिक्योरिटी का दिया था। उस वक्त मैंने ऑब्जेक्शन नहीं किया, बस चुपचाप रिकॉर्डिंग बटन दबा दिया था। ट्रोंग लॉय का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने मुझसे कहा, तुमने मुझ पर शक किया? मैंने उसे जवाब दिया, मैंने तुम पर शक नहीं किया, बस अपने लिए एक रास्ता खुला रखना मेरी आदत है। कैंटीन के उस कोने में सब्जियां खाते हुए गुजरे सालों ने मुझे ये सिखा दिया था कि इस दुनिया में सिर्फ अपना ही सहारा सच्चा होता है। ट्रोंग लॉय चला गया। अगली ही सुबह उसने सामान पैक किया और बेसमेंट छोड़कर चला गया बिना किसी को अलविदा कहे। बाकी बचे दोनों को-फाउंडर्स को जब ये बात पता चली तो वो बहुत देर तक खामोश रहे, पर उनमें से एक उठा, किचन में गया और पानी उबाला। उसने हम में से हर एक के लिए इंस्टेंट नूडल्स का बाउल बनाया। उसने कहा, खा लो, खाने के बाद फिर से काम शुरू करता है। वो नूडल्स मेरी जिंदगी के सबसे नमकीन नूडल्स थे। पता नहीं उसने उसमें टेस्ट मेकर ज्यादा डाल दिया था या मेरे आंसू उसमें गिर रहे थे। उस रात मैं अकेला ही बेसमेंट से बाहर निकला और उन पुरानी सीढ़ियों से ऊपर की तरफ चल पड़ा। सेंसर लाइट्स काम नहीं कर रही थी। हर जगह घुप अंधेरा था। बस फोन की स्क्रीन की लाइट सीढ़ियों पर थोड़ी सी रोशनी डाल रही थी। मैं जल्दी से टेरेस पर गया, उस रस्टेड लोहे के दरवाजे को धक्का दिया और टेरेस पर आ गया। रात की शंघाई इतनी चमकदार थी कि आंखें चौंधी आ जाए। दूर टॉल बिल्डिंग्स
लुजिया जुई के इलाके में थे। उनकी लाइट्स इतनी डेंसली पैक्ड थी जैसे किसी ने मिल्की वे को नीचे उतार कर हुआंगपू रिवर के किनारे रख दिया हो। ओरिएंटल पर्ल टावर की चोटी अंधेरे में चमक रही थी। शंघाई वर्ल्ड फाइनेंशियल सेंटर की टॉप बादलों में छुपी थी। बड़े बड़े बिल्डिंग्स और उनकी चमकती रोशनियां। ये पूरा शहर एक ऐसी बड़ी मशीन की तरह था जो कभी नहीं रुकती। ना जाने कितने लोगों के सपने और निराशा इसमें पिसकर रह जाते थे, पर मेरे लिए यहाँ एक भी बत्ती नहीं जल रही थी। मैं टेरेस के एज पर खड़ा था। हवा इतनी तेज थी कि मेरी शर्ट फड़फड़ा रही थी। मैंने फोन निकाल कर एक फोटो देखी। वो फोटो मेरी 12th क्लास की ग्रेजुएशन फोटो की सॉफ्ट कॉपी थी। रेजोल्यूशन थोड़ा ब्लर्ड था। उस फोटो में लैम युआन सेकंड रो में बैठी थी, लेफ्ट से चौथी जगह पर। उसने वही ब्लू और व्हाइट कलर की स्कूल यूनिफॉर्म पहनी थी। कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। उसके डिम्पल्स दिख रहे थे और उसकी आंखों में रोशनी चमक रही थी। मैंने उस फोटो को बहुत देर तक देखा और फिर हवा में दबी आवाज में बोला, लैम युआन, आज मैं लगभग टूट ही गया था। मेरे एक भाई ने मुझे धोखा दे दिया और मेरी आधी मेहनत अपने साथ ले गया। कंपनी के अकाउंट में बस अगले महीने तक का ही पैसा बचा है। मुझे नहीं पता कि इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के बाद अगला ऑर्डर आएगा भी या नहीं। मैं थोड़ा रुका और कहा, पर मैं हार नहीं मानूंगा। मैंने दूर चमकते ओरिएंटल पर्ल टावर की तरफ देखा। अंधेरे में उसकी रोशनी जगमगा रही थी। तुम्हें पता है, इतने सालों से मैं हर दिन यही सोचता हूँ कि जब मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा, जब मैं तुम्हारे काबिल बन जाऊंगा, तब मैं तुम्हें ढूंढने आऊंगा। मैं तुम्हें शहर के सबसे महंगे रेस्टोरेंट में खाना खिलाऊंगा, तुम्हारे लिए सबसे खूबसूरत कपड़े खरीदूंगा, तुम्हें वो सब सुंदर जगहें दिखाऊंगा जो तुम देखना चाहती हो, ताकि तुम्हें फिर कभी कोई तकलीफ ना उठानी पड़े, ताकि तुम्हें कभी भी अपनी इज्जत बचाने के लिए दूसरों के सामने चुप ना रहना पड़े, क्योंकि वो गरीब लड़का जिसे तुमने उस साल बचाया था वो बहुत ताकतवर बन चुका होगा, इतना ताकतवर कि वो तुम्हारी हिफाजत कर सके। टेरेस पर हवा जोर से चल रही थी। मैंने अपना फोन वापस जेब में रखा और उन्हीं अंधेरी सीढ़ियों से वापस बेसमेंट में चला गया। मैंने दरवाजा खोला। दोनों पार्टनर्स अभी भी कोडिंग कर रहे थे। फैन जोरों से चल रहा था और सेरामिक मग में नूडल्स पूरी तरह से फूल चुके थे। मैं अपनी सीट पर बैठा, लैपटॉप खोला और अपना काम कंटिन्यू किया। उस साल हमारी कंपनी लगभग 3 बार बर्बाद होने के कगार पर आ गई थी। पहली बार ट्रुआंग लोई के जाने के बाद मिनसांग ने उन डिटेल्स का फायदा उठाया जो उन्हें ट्रुआंग लॉय से मिली थी। हमारे प्रोडक्ट डिलीवरी से ठीक 1 हफ्ते पहले उन्होंने एक ऐसा ही सेम फीचर वाला प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया और तेजी से मार्केट पर कब्जा कर लिया। क्लाइंट ने गुस्से में कॉल किया। उनकी आवाज में गुस्सा और मायूसी थी। मैं उसी रात फ्लाइट लेकर वहां पहुंचा। क्लाइंट के ऑफिस के मीटिंग रूम में बैठकर मैंने उन्हें कोड की एक एक लाइन समझाई, आर्किटेक्चर के डिफरेंसेस क्लियर किए और ये प्रूव किया कि हमारा डिजाइन मिनसांग से ज्यादा फ्लेक्सिबल और स्केलेबल है। आखिरकार क्लाइंट ने ठीक मानकर नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। दूसरी बार तब हुआ जब फंडिंग का फ्लो रुका। प्रोजेक्ट का रिकवरी साइकिल बहुत लंबा हो गया था। अकाउंट का सारा पैसा खत्म हो चुका था और सैलरी देने तक के पैसे नहीं थे। मैंने कॉलेज के 4 सालों में जो पैसे बचाए थे वो सब लगा दिए। अपने क्रेडिट कार्ड्स मैक्स आउट कर दिए और जिससे उधार ले सकता था उससे उधार लिया। उस बुरे वक्त में मेरे जेब में सिर्फ कुछ युआन थे जिससे मैं इंस्टेंट नूडल्स तक नहीं खरीद सकता था। बेसमेंट के स्टेप्स पर बैठकर बाहर आती जाती डिलीवरी बाइक्स को देखते हुए पेट भूख से इतनी जोर से दर्द करता था। तीसरी बार थी टेक्निकल ब्रेक थ्रू का टाइम। हमें एक बड़ी कंपनी के लिए सिस्टम डेवलपमेंट और मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट मिला था। प्रोजेक्ट की वैल्यू तो बड़ी थी पर उसकी टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा थी। लगातार 40 दिनों तक हमारी टीम ऑफिस में ही खाती, सोती और काम करती रही। काम की जगह के पास ही हमने बेड्स लगा दिए थे। जब कोई बहुत थक जाता तो 3 से 4 घंटा वहीं सो जाता। उठने के बाद फिर वही काम। मेरा 7.5 किलो वजन कम हो गया। मेरी आंखें अंदर ढस गई थी। चेहरे पर दाढ़ी उगाई थी। प्रोजेक्ट हैंडओवर वाले दिन सिस्टम बिना किसी एरर के स्मूथली चल रहा था। क्लाइंट के टेक्निकल डायरेक्टर उठे, मेरी तरफ हाथ बढ़ाया और बोले, तुम्हारी टीम आज तक की मेरी सबसे रिलायबल टीम रही है। उसके बाद मैंने अपने उस स्टबॉर्न डेडिकेशन, स्ट्रॉन्ग टेक्निकल स्किल्स और शार्प मार्केट जजमेंट के दम पर कंपनी को ऊपर उठाया। कुछ लोगों की टीम से बढ़कर हम दर्जनों और फिर सैकड़ों लोगों की कंपनी बन गए। उस अंधेरे बेसमेंट से एक हाई टेक बिल्डिंग के प्रीमियम ऑफिस में शिफ्ट हो गए। मूव आउट करने के दिन मैं उस अंधेरे और सीम वाले बेसमेंट में खड़ा रहा। मैंने आखिरी बार चारों तरफ नजर डाली। कोने में रखा इंस्टेंट नूडल्स का बॉक्स वहीं था। वो पुराना पेडेस्टल फैन अपना सर झुकाए हमारी विदाई ले रहा था। मैंने चाबियां टेबल पर रखी, दरवाजा बंद किया और पीछे मुड़कर नहीं देखा। बैंकरप्सी के डर से लेकर अपनी पहली इन्वेस्टमेंट पाने तक मेरी इन्वेस्टर मिस फुआंग थी, एक औरत जो 40s में थी। उसके छोटे बाल और तेज नजरें थी। उसने मेरी पिच को सुना और एक सवाल पूछा, ट्रानबू, तुम्हारे स्टार्टअप के पीछे का मोटिवेशन क्या है? मैं थोड़ी देर खामोश रहा और कहा, एक इंसान के लिए। उसने मुझे और बोलने का इशारा किया, लेकिन मैंने आगे कुछ नहीं कहा। उसने भी ज्यादा सवाल नहीं किए, बस इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट पर साइन करके मुझे पेन थमा दिया। मैं तुम्हारे प्रोजेक्ट में नहीं, तुम्हारे अंदर इन्वेस्ट कर रही हूँ। तुम्हारी आंखों में एक ऐसी चीज है जो मैंने रेयरली किसी और स्टार्टअप फाउंडर में देखी है।
और वो है जुनून। उसके बाद कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो गई। मार्केट वैल्यू आसमान छूने लगी। शंघाई स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग बेल रिंग करने वाला हॉल लोगों से भरा पड़ा था। कैमरा के फ्लैशेस चौंधिया रहे थे। वहां मौजूद हर इंसान नाइसली ड्रेस था। सबके चेहरों पर स्माइल्स थी। मैं स्टेज पर हाथ में बेल रिंग करने वाला हैमर लिए कैमरा की तरफ अप्रोप्रिएट स्माइल करते हुए खड़ा था। जैसे ही वो बेल बची, मैंने अपने दिल में एक ही नाम पुकारा, लैम युआन। एक गरीब स्टूडेंट से जिसके पास कुछ नहीं था, वहां से लोगों की नजरों में एक बिजनेस लेजेंड बनने तक मुझे पूरे 10 साल लग गए थे। शंघाई के बिजनेस सर्कल में ट्रानवू नाम अब कोई नहीं था जो ना जानता हो। मेरे पास मेरा खुद का टेक ग्रुप था जो इंटरनेट, न्यू एनर्जी और हाई एंड सर्विसेज के सेक्टर्स तक फैला हुआ था। मेरे नाम पर कई विलास और लग्जरी कार्स थे। दौलत इतनी कि कोई गिनती नहीं। मेरे आसपास हमेशा मुझे सराउंड करने वाले लोग होते थे। तारीफ और फ्लैटरिंग किसी की कमी नहीं थी। मुझे अब सूखी सब्जियां और चावल खाने की जरूरत नहीं थी, ना ही कभी पैसों की फिक्र करनी थी। मैं हाई एंड क्लब्स में जाता और दुनिया का सबसे बेस्ट खाना खाता। मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट के शेफ्स खुद आकर पर्सनली मुझे ग्रीट करते और दिन की स्पेशलिटीज बताते, जैसे वैग्यू बीफ, ट्रफल्स और सैवियार। इन डिश की प्रेजेंटेशन किसी आर्टवर्क की तरह होती थी, मुंह में पिघल जाती थी, पर मुझे उनमें उस स्वीट एंड सोर पॉर्क रिब्स का वो पुराना टेस्ट कभी ढूंढने से भी नहीं मिला। सक्सेसफुल होने के बाद मैंने अपने लोगों को भेजकर लैम युआन को ढूंढने की कोशिश की। मैं जानना चाहता था कि इन सालों में वो कैसी है। मैं अपना उस जवानी के दिनों का वादा पूरा करना चाहता था, लेकिन मेरे लोगों ने जो इन्फॉर्मेशन दी वो इतनी हैरान करने वाली और इनकम्प्लीट थी कि पूरी तस्वीर नहीं बनती थी। बस इतना पता चला कि यूनिवर्सिटी के बाद वो शंघाई में नहीं रुकी, बल्कि अपने गांव वापस चली गई। उसके बाद उसकी फैमिली के साथ कुछ हादसा हुआ। उसके पापा का बिजनेस डूब गया और वो कर्ज में डूब गए। एग्जैक्ट अमाउंट कितना था ये क्लियर नहीं हुआ। फिर उसने अपनी जॉब छोड़ दी और वो मूव हो गई। उसने अपना फोन नंबर भी बदल दिया और वो ऐसे गायब हो गई जैसे नदी में पानी की एक बूंद, बिल्कुल बेनामो निशान। मैं अपने ऑफिस में ये रिपोर्ट सुनकर देर तक चुप बैठा रहा। खिड़की के बाहर शंघाई में रोशनी और ट्रैफिक पानी की धार की तरह था। मैंने अपना फोन उठाया और ग्रेजुएशन फोटो की उस धुंधली इमेज को काफी देर तक घूरता रहा। फिर फोन की स्क्रीन लॉक की, स्क्रीन को नीचे फेस करके टेबल पर रख दिया और अंदर से बिल्कुल खाली महसूस किया। पिछले 10 सालों का मेरा ये जुनून अचानक अपना बेस खो चुका था। मुझे लगा था कि अब शायद इस लाइफ में मेरी उस लड़की से कभी मुलाकात नहीं होगी जिसने मेरी अंधेरी जवानी को रोशन किया था। तो मैंने अपनी सारी एनर्जी अपने करियर में लगा दी। लोगों के सामने मैं एक वर्कaholic बन गया। मुझे औरतों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैं खामोश और कोल्ड रहता था। बिजनेस बैंक्वेट में पार्टनर आते, अपनी फीमेल कंपेनियंस लाते, हंसते खेलते बात करते, चीयर्स करते वक्त अंडर द टेबल इशारे और फ्लोटेशन होता, पर मैं वहां बस अपनी ड्रिंक के लिए खड़ा रहता, बिना किसी इमोशन के, किसी आउटसाइडर की तरह। आसपास के लोग मुझे फैमिली स्टार्ट करने को कहते। मिस फोंग, वही इन्वेस्टर जिसने मुझे स्टार्ट में फंड दिया था और अब मेरी कंपनी की शेयर होल्डर बन गई थी। एक बार कॉफी पीते वक्त उसने मेरी तरफ देखकर आंख भरी। ट्रानवू, तुम अब 31 साल के हो चुके हो, कंपनी लिस्ट हो गई है, पैसा भी काफी कमा लिया है। अब तुम्हें अपनी पर्सनल लाइफ सेट करने के बारे में सोचना चाहिए। मैं बस अपनी कॉफी हिलाता रहा, कुछ नहीं बोला। मिस फोंग ने पूछा, क्या तुम्हारे दिल में पहले से ही कोई है? जैसे ही उनके वर्ड्स खत्म हुए, मेरा कॉफी चमचा हल्के से कप से टकराया। मिस फोंग समझ गई थी और उन्होंने उसके आगे कुछ नहीं बोला। मेरे ग्रुप की प्रॉपर्टीज दिन ब दिन बढ़ रही थी। इसमें शंघाई के बेस्ट नाइट क्लब्स और एक्सक्लूसिव क्लब जैसे नॉर्थ चाइनीज क्लब भी शामिल था। ये क्लब बुंड के पास एक प्राइवेट वेस्टर्न स्टाइल विला में बना हुआ था, जिसकी डेकोरेशन लेविश और लाइटनिंग डिम थी। डोर गार्ड्स शार्प ब्लैक सूट्स पहने हुए ईयरपीस लगाए रहते और हर आने वाले गेस्ट को स्माइल करके नॉट करते। नॉर्मली मैं ऐसी जगहों पर कम जाता था। मैं एज एन इन्वेस्टर बस शेयर होल्ड करता था और एक प्रोफेशनल टीम इसे चलाती थी। मुझे ये लाउड अजीब से जगहें बहुत ही सुपरफिशियल लगती थी, जो मेरे दिल के खामोशी के बिल्कुल अगेंस्ट थे। पर मैंने ऐसी अजीब डेस्टिनी का कभी सपना नहीं देखा था कि हमारी मुलाकात इतने क्रूल और अजीब होगी। मैं उससे एक ऐसी जगह पर वापस मिलूंगा, मेरी जिंदगी का वो रोशन चांद जिसे मैंने इतने सालों से अपने दिल में समेटा हुआ था। उस रात एक बिजनेस पार्टनर ने स्पेसिफिक डिमांड रखी थी कि नॉर्थ चाइनीज क्लब में एक बिजनेस मीटिंग होगी। पार्टनर का लास्ट नेम नगो था, नगोक हाइमेन। वो एक रियल एस्टेट ग्रुप का वाइस प्रेसिडेंट था। एज करीब 50 साल। उसके बाल परफेक्टली सेट थे और उसकी रिस्ट पर एक गोल्ड की वॉच थी। हमारी कंपनी के बीच करोड़ों का प्रोजेक्ट चल रहा था, जिसके लिए हम लोग नेगोशिएट कर रहे थे। वो स्पेसिफिकली शेंजन से उड़ा और उसने 3 बार मुझसे मीटिंग अपॉइंट की। पहली 2 बार मैंने रिजेक्ट कर दिया। तीसरी बार में मिस फोंग ने डायरेक्टली मुझे कॉल किया। नगोक हाइमिन अपनी इज्जत को बहुत सीरियसली लेता है। तुम उसे 2 बार मना कर चुके हो, अब अगर दोबारा मना करोगे तो प्रोजेक्ट खराब हो जाएगा। मैं 2 सेकंड चुप रहा। लोकेशन उसने खुद सेट की, नॉर्थ चाइनीज
क्लब, लोकेशन चेंज करो, उसने स्पेसिफिकली ये जगह मांगी है। मिस फोंग की आवाज दूसरी लाइन से थोड़ी मजबूर लग रही थी। उसने कहा कि पिछली बार आया था तो उसे एनवायरनमेंट बहुत अच्छा लगा। ट्रैन वो, मैं जानती हूँ कि तुम ऐसी जगहों को पसंद नहीं करते, पर बिजनेस की दुनिया में कभी कभी उनके आगे बोलने से पहले मैंने ही कह दिया। समझ गया, मैं फोन रखता हूँ। रात 8 बजे मेरे ड्राइवर ने एंट्रेंस पर गाड़ी रोकी। मैं बाहर आ गया। एंट्रेंस के ग्रीटर ने मुझे पहचान कर फौरन डोर को पूरी तरह खोल दिया। मिस्टर ट्रैन, एनजीओ ऑलरेडी आ चुके हैं। वो एम्परर वीआईपी रूम सेकंड फ्लोर पर वेट कर रहे हैं। मैं बिना किसी रिएक्शन के लॉबी से निकलकर सेकंड फ्लोर के स्पाइरल स्टेयरकेस से ऊपर गया। एम्परर रूम की एंट्रेंस सॉलिड ओक की बनी हुई थी। वहां 2 ब्लैक सूटेड गार्ड खड़े थे। वेटर ने मुझे देखते ही सर झुकाकर डोर खोला। वीआईपी रूम बहुत बड़ा था, लगभग 70 से 80 स्क्वायर मीटर। सेंटर में लकड़ी की एक लंबी टेबल रखी हुई थी जिसपे फ्रूट प्लेटर्स, ड्रिंक्स और फाइन स्नैक्स थे। डार्क रेड जेन्युइन लेदर का सोफा बड़ा और नरम था। वहां पर लाइट्स काफी डिम थी, बस टेबल पर कुछ एम्बियंट लाइट्स थी और दीवार के अंदर छुपी हुई लाइट्स चल रही थी। पूरा कमरा एक अजीब सी मिस्ट्री से भरा हुआ था। एनजीओ खाई मिन पहले ही आ गया था और उसने मेन चेयर पर अपनी जगह संभाली हुई थी। उसके इर्द गिर्द 2 वाइस प्रेसिडेंट थे जिनको वो लाया था और उनके साथ एक सेक्रेटरी भी थी। जैसे ही उसने मुझे देखा वो उठा। उसके चेहरे पर स्माइल थी और हाथ हिलाकर मेरा स्वागत किया। मिस्टर ट्रैन, आखिरकार आप आ ही गए। आइए बैठिए। मैंने आगे बढ़कर हाथ मिलाया और मैं सीट पर बैठ गया। एनजीओ खाई मिन ने खुद मुझे विस्की डाली। बर्फ के टुकड़े शीशे के गिलास से टकराए और उनकी शार्प आवाज आई, मिस्टर ट्रैन, ये प्लेस बहुत अमेजिंग है। पिछली बार जब मैं यहाँ आया था मैं इस जगह का दीवाना हो गया था। उसने थोड़ा आगे होकर धीमी आवाज में और एक इशारे के साथ कहा, मैंने सुना है ये आपकी कंपनी ओन करती है और कंट्रोलिंग शेयर्स रखती है। मैंने अपना वाइन का गिलास उठाया और एक घूंट लिया। मेरी आवाज शांत थी। वाकई बहुत इम्प्रेसिव है मिस्टर ट्रैन। उम्र में इतने छोटे हैं पर ऐसी प्रॉपर्टी और इतना बड़ा बिजनेस रखते हैं। मैं सच में तारीफ करता हूँ। एनजीओ खाइमिन ने मेरे गिलास के साथ टच करते हुए कहा, चलिए पहले एक ड्रिंक लेते हैं। मैंने एक बारी में ग्लास पूरा पी लिया। विस्की मेरे गले के नीचे उतर गई, तेज और गर्म। एनजीओ खाइमिन ने दोबारा ग्लास भरा और फिर सोफा पर पीछे होकर टांगे क्रॉस करके पूरे कमरे को देखा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर ट्रैन, सिर्फ शराब पीना बोरिंग हो जाएगा। क्यों ना हम कुछ लड़कियों को अंदर बुलाएं और थोड़ी गुफ्तगू करें। मैंने नॉर्थ चाइनीज क्लब की लड़कियों की खासियत सुनी है, हर एक की। मैंने उसको बीच में रोक लिया। उसकी जरूरत नहीं। एनजीओ खाइमिन एक मोमेंट के लिए रुक गया और फिर हंस के हाथ हिलाया। मिस्टर ट्रैन तो अभी भी उतने ही सीरियस हैं। इसीलिए इंडस्ट्री में अफवाह उड़ी है कि जो लोग मिस्टर ट्रैन के लिए पार्टनर्स ढूंढना चाहते हैं वो हुआंगपू रिवर तक लंबी लाइन लगा सकते हैं, पर मिस्टर ट्रैन को उनमें से कोई भी लड़की पसंद नहीं आती। उसके बगल में बैठे एक वाइस प्रेसिडेंट ने अपनी बात जारी रखते हुए फ्लैटरिंग टोन में कहा, मिस्टर ट्रैन के पास सालों से एक फीमेल फ्रेंड भी नहीं है। क्या आपने अपनी पत्नी को घर पे छुपा के रखा है? किसी को मिलने नहीं देते? पूरा प्राइवेट रूम थोड़ी देर के लिए खामोश हो गया। मेरी फिंगर्स वाइन ग्लास को घुमा रही थी। मैंने ऊपर फेस तक नहीं किया। मुझे अभी तक कोई लायक नहीं मिला है। ये आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी। एनजीओ खाइमिन और उसके वाइस प्रेसिडेंट ने एक दूसरे को देखा। वो समझ गए थे और उन्होंने और कोई सवाल नहीं पूछा। पर एनजीओ खाइमिन शायद इनकार सुनने वालों में से नहीं था। उसने मुझे हाफ ग्लास वाइन दी और फिर वेट स्टाफ को बुलाने वाला बटन दबा दिया। 1 मिनट भी नहीं हुआ कि दरवाजा खुला और मैनेजर अंदर आई। ये एक औरत थी, लगभग 30 साल की, नीट बर्न और परफेक्ट मेकअप में, ब्लैक ऑफिस ड्रेस कोड में। एक भी बाल बिखरा नहीं था। उसके पीछे 5 या 6 लड़कियां एक लाइन में अंदर आई और वीआईपी रूम में बनी लंबी से टेबल के पास रुकी। उन सब ने फुल गाउन और कलरफुल ड्रेस पहने हुए थे जो ग्राउंड तक या नीज तक थे। उनके ब्राइट शोल्डर्स और कॉलर बोन दिख रहे थे। मैं वहां से उठकर जाने ही वाला था कि अचानक वीआईपी रूम का दरवाजा खुला। एक लड़की लाइट पर्पल ड्रेस में स्टाफ के पीछे चलते हुए जल्दी में एंटर हुई। वो शायद लेट थी। वो जल्दी में भागती आई और ठीक एंटर होते वक्त उसकी हाई हील्स मुड़ गई और वो गिरने ही वाली थी। उसने दरवाजे का फ्रेम पकड़ा और किसी तरह खुद को संभाला। फिर वो नीचे देखते हुए जल्दी से लाइन में सबसे लास्ट में खड़ी हो गई। उसने अपना फेस नीचे ही रखा, किसी को देखने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। उसने अपनी ड्रेस की फ्रिल्स को अपने हाथों से इतनी जोर से पकड़ा था कि उसकी फिंगर्स सफेद पड़ गई थी। उस वक्त जैसे ठीक वक्त थम ही गया था। मैंने ऊपर देखा, मेरा दिल बैठ गया। ये लैम युआन ही थी। सच में ये वही थी। 10 सालों के बाद भी वो इतनी बदल गई थी, लेकिन लगा ही नहीं कि वो बिल्कुल बदली हो। आईब्रोज और फेस के फीचर्स वही थे, पर उसके चेहरे पर मेकअप बहुत ज्यादा था। फाउंडेशन ने उसकी असली स्किन को छुपा दिया था। उसकी आंखें लाइन थी और लिपस्टिक भी बहुत रेड थी।
इतने अच्छे मेकअप के बाद भी उसकी आंखों के अंदर की उदासी और थकावट खत्म नहीं हुई थी, और उन सब में एक डर और घबराहट और एक ऐसी बेबसी थी जिसमें वो लगभग जमीन में गिर जाना चाहती थी। वो उस लाइन के आखिरी हिस्से में खड़ी थी, जैसे कोई परछाई हो जिसे लोग आसानी से इग्नोर करते हैं। स्टाफ ने लेफ्ट से नाम इंट्रोड्यूस करना शुरू किया। उनके टैलेंट्स और पर्सनैलिटी बता रही थी। दोनों वाइस प्रेसिडेंट्स उनको देख रहे थे और आपस में कुछ डिस्कस कर रहे थे। जब इंट्रोडक्शन आखिरी लड़की तक पहुंचा तो स्टाफ की आवाज आई, ये युआन युआन है, हमारी नई लड़की, क्वाइट टाइप की है पर शराब पोर करना और गाना अच्छे से जानती है। युआन युआन मतलब उसने अपना असली नाम भी यूज करने की हिम्मत नहीं की थी। मेरे सीने में ऐसा लगा जैसे किसी ने बड़ा सा हाथ डाल के मेरा दिल को कस लिया हो। मेरे अंदर के ऑर्गन सब एक दूसरे से ऐसे दबने लगे जैसे सांस लेना भी मुश्किल हो गया। पिछले 10 सालों की वो यादें, मेरी उम्मीद और मेरी तमन्ना थी, वो इस पल में बर्बाद हो गई। एक ऐसी अजीब सी और स्ट्रॉन्ग रॉ फीलिंग में बदल गई जिसे बयां करना मुश्किल था। गुस्सा, दुख और एक ऐसी फीलिंग जिसका कोई नाम नहीं था। ये इमोशंस ऐसे थे जैसे मेरी छाती फट जाएगी। वो मेरी जिंदगी की रोशनी, मेरा वो चांद जिसको मैंने हमेशा दिल के पास रखा, वो लड़की जिसके लिए मैंने इतनी मेहनत की ताकि मैं उसकी हिफाजत कर सकूं। कितनी बार छत पे आधी रात को मैंने इन हवाओं से कहा था, और अब वो लड़की ऐसी जगह पे ऐसा काम करते हुए मुझे मिल रही है। एनजीओ खाइमिन अपना शराब का गिलास पकड़े इन सब लड़कियों पे नजर डाल रहा था। उसकी नजरें उन सब पर एक के बाद एक घूम रही थी और फिर उसका ध्यान मेरी तरफ गया। मेरी नजरें सिर्फ लैम युआन पर जमी हुई थी और वहां से हट ही नहीं रही थी। एनजीओ खाइमिन ने मेरी नजरों को फॉलो किया और वो हंसा। मिस्टर ट्रैन, अगर आपको ये लड़की पसंद आई है तो इसे ही आपको सर्व करने देते हैं। उसने अपना हाथ हिलाकर लैम युआन की तरफ पॉइंट किया। युआन युआन इधर आओ और मिस्टर ट्रैन के लिए ड्रिंक पोर करो। लैम युआन का पूरा जिस्म कांप गया। उसने धीरे से अपना सर उठाया और उसकी आंखें मेरी आंखों से टकराई। इस मोमेंट पे जैसे उसके चेहरे का सारा खून किसी ने जबरदस्ती खींच लिया हो। वो पूरी फीकी पड़ चुकी थी, हड्डियों तक सफेद, इतनी फीकी जैसे गिलास की तरह ट्रांसपेरेंट हो। उसने मुझे पहचान लिया था। जो जज्बात उसकी आंखों में अचानक आए थे ना, वो बिल्कुल एक छुपी हुई सुनामी की तरह थे। शॉक्ड और पैनिक में, इस हालात में शर्मिंदा होने पर कैसे रिएक्ट करना चाहिए उसको समझ नहीं आ रहा था, और साथ ही साथ एक बेबसी, जैसे उसके सारे नकाब लोगों के सामने उतार दिए गए हो। उसकी आंखों की पुतलियां तेजी से सिमट रही थी। उसके आंखों में आंसू पूरी तरह भर चुके थे। रोशनी के नीचे काली चमकती आंखें, और घबराहट में उसने ठीक एक कदम पीछे लिया। उसके हील उसके ड्रेस पे आ गई। उसको ठोकर लगी और वो गिरने ही वाली थी। उसने हाथ बढ़ाकर दीवार का सहारा लिया। उसकी उंगलियां मुड़ गई और नाखून वॉलपेपर पर घिसे, जिससे एक अजीब सी आवाज आई। मैंने देखा कि उसकी आंखों में आंसू तैर रहे थे, पर वो उन्हें गिरने से रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी। उसके हाथ एकदम टाइट थे। उसकी चिन कांप रही थी। वो बार बार थूक निकल रही थी ताकि रोने की आवाज बाहर ना आए। उसकी वो घबराहट, उसकी वो लाचारी, उसकी वो बेबसी जो अब गायब हो जाना चाहती थी, ये देखकर मेरे दिल में जैसे किसी ने चाकू घोंप दिया। वो हंसती खेलती जान से प्यारी लड़की जिसके आंखों में सितारे थे, जिसने मेरे प्लेट से एक हरी सब्जी उठाई थी और मुझे स्वीट एंड सोर पॉर्क रिब्स दिए थे और कहा था ये कंपनसेशन है, इसे मना मत करना। ये सब कैसे हो गया? रूम में बैठे बाकी लोग भी समझ गए थे कि कुछ अलग हो रहा है। एनजीओ खाइमिन ने अपना गिलास रखा और मुझे देखा, फिर लैम युआन को देखा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी हिडन मुस्कुराहट थी। दोनों वाइस प्रेसिडेंट्स एक दूसरे को हैरानी से देख रहे थे। बाकी स्टाफ और लड़कियां भी हैरान होकर हमें ही देख रहे थे। कुछ सेकंड्स के लिए लगा वक्त थम गया हो। मैंने अपनी भावनाओं की इस आंधी को काबू में किया और अपनी नजरें लैम युआन के चेहरे से हटा ली। फिर मैं सोफे पर हाथ रखकर खड़ा हुआ। मेरा चेहरा बर्फ जैसा ठंडा था। आप लोग कंटिन्यू कीजिए, मैं थोड़ा फ्रेश हवा लेने जा रहा हूँ। एनजीओ खाइमिन जल्दी से उठा। मिस्टर ट्रैन, आप। मैंने उसकी तरफ नहीं देखा, सीधा दरवाजे की तरफ गया। मेरे कदम थोड़े लड़खड़ा रहे थे। जब मैं लैम युआन के पास से गुजरा तो उसका कंधा बुरी तरह कांप गया और वो और पीछे दीवार से सट गई, जैसे वो डर रही हो कि मैं उसे टच करूंगा। मैं नहीं रुका, बस दरवाजा खोला और बाहर कॉरिडोर में चला गया। दरवाजा मेरे पीछे बंद हो गया। अंदर का म्यूजिक और बातें वही बंद हो गई। कॉरिडोर में बिल्कुल शांति थी। दीवार की लाइट्स पीली और डिम थी जो डार्क कारपेट पर रोशनी डाल रही थी। कॉरिडोर के आखिर में एक खिड़की थी जहां से हुआंगपू रिवर के पार की टॉल बिल्डिंग्स चमक रही थी। मैं दीवार के सहारे खड़ा हुआ और जेब से सिगरेट का पैच निकाला। एक सिगरेट मुंह में दबाई। लाइटर 3 बार जलाने पर जला। आग की रोशनी ने मेरे हाथों की वेन्स को चमका दिया। मैंने एक लंबा कश लिया। धुआं अंदर गया,
गर्म और तेज, और फिर धीरे से उसे बाहर छोड़ दिया। धुआं फैल गया जिससे मेरी नजर थोड़ी धुंधली हो गई। मेरे हाथ कांप रहे थे। उस धुएं के बीच मुझे बस लैम युआन की शक्ल दिख रही थी, उसका डर से ऊपर देखना, उसकी आंखों में आए वो आंसू जो वो रोकने की कोशिश कर रही थी, उसका वो लड़खड़ाकर गिरते गिरते बचना, उसकी उंगलियां जो ड्रेस पकड़ने से सफेद पड़ गई थी। युआन, युआन, उसने अपना नाम तक बदल लिया था। मैंने आंखें बंद की और नाक से धुआं बाहर छोड़ा। जब उसने मुझे दीवार के सहारे सिगरेट पीते देखा, उसके कदम थोड़े रुके। उसने धीमी आवाज में कहा, मिस्टर ट्रैन, और फिर तेजी से आगे बढ़ गई। मैंने अपना हाथ बढ़ाया और उसकी कलाई जोर से पकड़ ली, बहुत जोर से। उसके पतले से ड्रेस के स्लीव्स के आर पार उसकी कलाई मेरे हाथ में थी, एकदम ठंडी और हड्डी जैसी पतली। उसकी नसें बहुत तेज फड़क रही थी, जैसे मेरे हाथों में कोई डरी हुई चिड़िया हो। वो अचानक रुकी, ऐसे जैसे उस पे किसी ने बिजली गिरा दी हो। मुझे उसकी कपकपाहट महसूस हो रही थी, कलाई से, बाहों से, कोहनियों तक, कंधों से, और फिर उसके पूरे जिस्म में। वो पर्पल गाउन बहुत पतला था, हमारे बीच चिपकने के लिए कुछ नहीं था। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, अपना सर और नीचे झुका लिया। उसका चिन उसके कॉलर बोन को छू रहा था। उसके बाल जो बंधे हुए थे अब बिखरे हुए थे और कॉरिडोर की हवा से उड़ रहे थे। एक आंसू आखिरकार गिर ही गया और डार्क कारपेट पर एक धब्बा सा बन गया। फिर दूसरा, फिर तीसरा, चुपचाप कारपेट में जज़ब होने लगा और मेरे दिल में गिरने लगा। लैम युआन, मैंने उसका नाम पुकारा। मेरी आवाज इतनी कांप रही थी कि मुझे खुद ही इसका एहसास नहीं हुआ। ये नाम मेरे गले में सालों से दबा हुआ था। आज निकला तो इसमें एक अजीब सा दर्द था, जैसे धूल से भरा हुआ हो, जैसे सालों से कहीं छुपा हुआ था और आज 10 साल बाद वापस बाहर आया। वो बुरी तरह कांप रही थी और अपना सर बुरी तरह हिला रही थी, मुझे खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी। अपनी कलाई मेरे हाथों से छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। उसके नाखून उसकी अपनी हथेलियों में गड़ रहे थे। उसकी उंगलियां सफेद पड़ चुकी थी। उसकी ताकत बहुत कम थी, वो नहीं छूट सकी। उसकी हर एक हरकत में बेबसी थी। मिस्टर ट्रैन, आप गलती कर रहे हैं। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, गले से फटी हुई और खराश वाली आवाज निकल रही थी। मैं लैम युआन नहीं हूँ, मेरा नाम युआन युआन है। वो अभी भी स्ट्रगल कर रही थी। उसने अपना हाथ खींचा और अपने कंधे सिकोड़ लिए, दीवार से और चिपकने लगी, जैसे उसमें गायब हो जाना चाहती हो। मैं गलती कर रहा हूँ? मैंने एक अजीब और दर्द भरी हंसी हंसी। मेरे होठ मुस्कुरा रहे थे पर मेरी आंखें रो रही थी। लैम युआन, अगर तुम राख भी बन जाओ तो भी मैं कैंटीन के उस कोने में तुम्हें पहचान लूंगा। तुमने मेरी सब्जी खा ली थी। तुमने मुझे अपनी प्लेट से 2 स्वीट एंड सोर पॉक रिब्स दिए थे, एक मीट का टुकड़ा दिया था। तुमने कहा था ये कंपनसेशन है, क्या तुम भूल गई? मैं धीरे धीरे एक एक लफ्ज बोल रहा था, हर एक शब्द मेरी हड्डियों से निकल रहा था। इसमें इन 10 सालों से ज्यादा का वजन था। उसका जिस्म बुरी तरह कांपने लगा, जैसे उसकी छाती में कुछ टूट गया हो। उसका सारा कंट्रोल, सारी हिम्मत अब टूट चुकी थी। अब वो खुद को और नहीं रोक सकती थी। आंसू जो रुक नहीं रहे थे वो बह निकले। वो जमीन पर बैठ गई, दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपा लिया। उसके कंधे जोर से हिल रहे थे। वो टूट कर रोने लगी। रोने की आवाज जो बहुत सालों से दबा हुआ रोना था, जो आखिरकार रुक नहीं सका था। उसका रोना हाथों से दब गया था और उसकी आवाज कांप रही थी। कॉरिडोर में लोग आ जा रहे थे, वेटर्स खाना पीना लेकर जा रहे थे। उनके कदम रुके पर पास नहीं आए। कुछ और मर्द और औरत प्राइवेट रूम से निकले, हैरानी से हमारी तरफ देखने लगे, कुछ बातें करने लगे, कुछ फोन निकालने लगे। मुझे अब इस चीज की परवाह नहीं थी। मैं उसके आगे घुटनों के बल बैठ गया। एक हाथ में उसकी कलाई अभी भी थी, मेरे हाथ उसकी ठंडी स्किन पर थे। उसकी पल्स जो पहले से पैनिक चल रही थी वो अब थक चुकी थी। वो मेरे आगे जमीन पर बैठी, चेहरा छुपाए बुरी तरह रो रही थी। उसका पूरा बदन कांप रहा था। वो बहुत पतली थी। वो लाइट पर्पल ड्रेस बिल्कुल लूज लग रहा था उस पर। उसकी कॉलर बोन्स दिख रही थी। मैंने उसकी तरफ देखा और वो सवाल पूछा जो सालों से मेरे दिल में था, मुझे बताओ आखिर क्या हुआ? ऑलराइट गाइज, दिस वाज इट फॉर दिस वीडियो एंड ये अभी कंप्लीट नहीं हुई है, थोड़ा सा इसका रहता है। एंड डोंट वरी, ये तो मैं कंप्लीट कर ही दूंगा, इतना तुम ट्रस्ट कर सकते हो अपने भाई पे। बट अगर तुम्हें वीडियो समहाउ पसंद आई हो तो यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड मुझे सजेशन दे सकते हो तुम कि मुझे क्या सुधार लाना चाहिए, और या एनी क्रिटिसिज्म टुवर्ड्स माय नरेशन इज़ वेलकम बाय मी, सो यू कैन डू दैट यार, इसमें कोई सीन नहीं है। एंड अगर इफ़ यू कैन सपोर्ट माई चैनल, जस्ट बाय अ मेम्बरशिप मैन। एंड बहुत मेरी हेल्प हो जाएगी उससे, बिकॉज आजकल तो मेरे बिल्कुल डूबा सा हो गया हूँ भाई लोग। एनीवेज यार, अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट कर देना यार भाई के लिए। अगर इस वीडियो पे 500 लाइक्स आ जाते हैं तो इसका एपिसोड मैं कल डाल दूंगा। एनीवेज, दिस इज एनिमे शुभ साइनिंग ऑफ।